कपड़े तहियाते हुए आरती के हाथ थम गए। उसकी आंखें नेपथ्य में जा टंगी। मन में तरह तरह के विचार उमड़ने घुमड़ने लगे। उसे लगा कि वह एक स्वप्न लोक में विचर रही है। उसे अभी भी विश्वास न हो रहा था कि पूरे 10 साल बाद उसका प्रेमी मिहिर फिर उसकी जिंदगी में आया था और उसने उसकी दुनिया में हलचल मचा दी थी। वह बैंक में अपने केबिन में सिर झुकाए काम में लगी थी कि मिहिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अरे तुम! वह अचकचाई। उस अपरिचित चेहरे को देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। चकरा गई ना मुझे देखकर? मिहिर मुस्कुराया। हाँ, तुम तो विदेश चले गए थे ना? उसने अपने चेहरे का भाव छुपाते हुए पूछा। इस तरह अचानक कैसे चले आए? बस यूं ही चला आया। अपने देश की मिट्टी की महक खींच लाई। तुम अपनी सुनाओ, कैसी गुजर रही है? हालांकि मुझे यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। देख ही रहा हूँ कि तुम मैनेजर की कुर्सी पर विराजमान हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी तरक्की हो गई। लेकिन लगता है कि तुम्हारे निजी जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया है। तुम वैसी ही हो जैसी तुम्हें छोड़कर गया था। हाँ, मेरे जीवन में अब क्या नया घटने वाला है? जिंदगी एक ढर्रे से लग गई है। सब दिन एक समान, ना कोई उतार ना चढ़ाव। उसने सपाट स्वर में कहा। यह रास्ता तुम्हारा खुद का अपनाया हुआ है। महीन ने उलाहना दिया। मैंने तो तुम्हें शादी का ऑफर दिया था, तुम ही ना मानी। आरती कुछ ना बोली। अच्छा, यह बताओ, लंच के लिए चलोगी? तुमसे मिले अरसा हो गया। तुम्हें मुझे ढेरों बातें करनी है। वे दोनों काफी देर तक रेस्टोरेंट में बैठे रहे। बातों के दौरान महीन ने कहा, आरती, मेरा भाई अमेरिका में रहता है। उसने मुझे बुलाया है। शुरू में काफी संघर्ष करना पड़ा, पर अब मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। मुझे वहाँ की नागरिकता भी मिल गई है। मैंने वहाँ अपना घर खरीद लिया है। केवल गृहिणी यानी पत्नी की कमी है। मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैं अभी भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। मैं अपनी बनाना चाहता हूँ। इतने दिन तुम्हारी याद के सहारे जिया। अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं। बोलो, क्या कहती हो? अब मैं क्या बोलूं? वह सिर झुकाए बोली। वाह, तुम नहीं तो तुम्हारी जिंदगी के अहम फैसले या कोई और लेगा? आरती, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम्हें कब अकल आएगी? मैं और तुम बालिग हैं, अपनी मर्जी के मालिक। हमें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक है। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। उसने कहा। हरगिज नहीं, बहन ने दृढ़ता से कहा। सोच विचार में तुमने अपनी आधी जिंदगी गंवा दी। अब मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा। तुम्हें फैसला अभी इसी वक्त लेना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। आरती के मन में उथल पुथल मच गई। जी में आया कि वह तुरंत अपने आप को मिहिर की बाहों में डाल दे और उससे कहे, मैं तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहे करो, मुझे मंजूर है। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी तो ना था। वह अपनी एकाकी गतिहीन जिंदगी से बहुत उबता हो गई थी। वह अब तक माँ बाप का साया सिर पर था, पर आगे की सोचकर वह मन ही मन कांप जाती थी। उसे एक सहारे की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। उसने तय कर लिया कि वह मिहिर का हाथ थाम लेगी। यह निर्णय लेते ही उसके सिर से एक भारी बोझ उतर गया। उसके मन में हिलोरें उठने लगी। ठीक है, यह बोली। उसे वह दिन याद आया जब मिहिर ने पहली बार मिली थी। पहली नज़र में ही वह उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। वह बड़ा उष्ण और जिंदा दिल था। धीरे धीरे उनमें नज़दीकियां बढ़ती गईं और एक दिन मिहिर ने विवाह का प्रस्ताव किया। आरती के मन में रस की फुहार फूट निकली। वह भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। लेकिन उसके माता पिता को उसका प्रेम प्रसंग रास न आया। उन्होंने मिहिर का जमकर विरोध किया। उन्होंने मिहिर में खामियां ही खामियां नजर आईं। वह पिछड़ी जाति का था और गरीब घर से था। उन्होंने आरती को समझाने की कोशिश की। मिहिर के लायक नहीं है और वह उससे शादी करके बहुत पछताएगी। जब उन्होंने देखा कि आरती पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपना आखिरी दांव चलाया। ठीक है, यदि तू अपनी मनमर्जी करने पर तुली है तो यही सही। तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन इसके बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। हम मरते दम तक तेरा मुंह ना देखेंगे।
आरती बहुत रोई धोई, पर पिता की बात मानो पत्थर की लकीर थी और माँ ने भी पिता की हाँ में हाँ मिलाई। आरती के मन में भय का संचार हुआ। उसमें इतनी हिम्मत न थी कि वह माँ-बाप से बगावत करके, समाज की अवहेलना करके महेश से शादी रचती। वह उधेड़-बुन करती रही, सोच में डूबी रही, आगा-पीछा सोचती रही। दिन बीतते गए और एक दिन महेश उससे नाराज़ होकर, उससे नाता तोड़कर उसकी दुनिया से दूर चला गया। आरती के माता-पिता ने उसके लिए और लड़के तलाश किए, पर आरती ने सबको नकार दिया। वह तो महेश से लो लगाई थी। यादों में खोई आरती को महेश की आवाज़ ने झिझोड़ दिया। मैं कल शाम को तुम्हारे घर आऊँगा। हम अपने भावी जीवन के बारे में बात करेंगे और मैं तुम्हारे माता-पिता से भी मिल लूँगा। पिछली बार उन्होंने हमारी शादी में अड़ंगा लगाया था। आशा है इस बार उन्हें कोई आपत्ति ना होगी। नहीं, और होगी भी तो अब मैं उनकी सुनने वाला नहीं हूँ। वह जरा हिचकिचाई और बोली, केवल एक समस्या है। वह क्या? रघु की समस्या? ये रघु कौन है? क्या वह मेरा रकीब है? अटोबी। आरती हंस पड़ी। रघु मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा, कुल 12 साल का है। तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम कल घर आ रहे हो, वहीं पर बातें होंगी। महेश आरती के यहाँ बरामदे में बैठा हुआ था। आरती ने उसे रघु के बारे में विस्तार से बताया। उसके भाई सुरेश ने एक अति सुंदर कन्या से प्रेम विवाह कर लिया था। वे अपने नवजात शिशु को लेकर मुंबई रहने चले गए थे। वहाँ सुरेश की नौकरी लग गई थी, पर किन्हीं वजहों से उनमें अनबन रहने लगी और एक रोज उसकी पत्नी उसे लड़ झगड़ कर उसे छोड़कर चली गई, साथ ही बच्चे को भी छोड़ गई। सुरेश मजबूरन रघु को बेंगलोर ले आया, क्योंकि मुंबई में उसे देखने वाला कोई न था। तू चिंता मत कर, पिता माधव राव ने उसे आश्वासन दिया। बच्चे को यहाँ छोड़ जा, यहाँ यह पल जाएगा। उन्होंने बच्चे को आरती की गोद में डालते हुए कहा, ले बिटिया, अब तू ही इसे पाल। हमेशा कुत्ते बिल्ली के बच्चों के साथ खेलती रहती है। यह जीता जागता खिलौना आज तेरे जिम्मे। आरती ने शिशु को हृदय से लगा लिया। उसके दिल में ममता का स्रोत फूट निकला। उस नन्ही सी जान के प्रति उसके दिल में ढेर सारा प्यार उमड़ आया। वह सचमुच बच्चे में खो गई। वह बैंक से लौटती तो रघु की देखभाल में लग जाती। रघु भी उससे बहुत खिल मिल गया था और हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता। वह उसे छोड़कर एक पल भी ना रहती। कभी कभी रघु को कलेजे से लगा कर वह सोचती कि क्या यही मेरी नियति है। और लड़कियों की तरह उसने भी अपने सपने देखे थे। उसके हृदय में भी अरमान मचलते थे। वह भी अपना एक घर-बार चाहती थी, एक सहचर चाहती थी जो उसको दुलार करे, उसके नाज नखरे उठाए, उसके सुख दुख में साथी हो। पर वह अपनी अधूरी आकांक्षाएं लिए मन ही मन घुटती रही। उसे लगता कि प्रकृति ने उसके साथ अन्याय किया है और उसके अपनों ने भी उसकी अनदेखी की है। सुरेश ने दोबारा शादी कर ली और उसने रघु को अपने साथ ले जाना चाहा। बेशक ले जाओ, माधवराव बोले, तुम्हारी ही साथी है। आखिर इतने दिन में हमने उसकी देखभाल कर दी। अब अपनी अमानत को तुम संभालो। मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो चले, अक्सर हो गए हैं। कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्या रघु भी औरों की तरह बनेगा? नहीं, वह इतना निष्ठुर नहीं बनेगा। वह अपनी बुआ के प्रति संवेदनशील है। वह हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उसका रोम रोम बुआ का आभारी है। यदि बचपन में उन्होंने उसकी सर संभाल न की होती तो पता नहीं आज वह किस हाल में होता। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भरसक कोशिश करेगा कि अपनी बुआ का आगामी जीवन सुख में बनाए। हेलो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेलोडी स्टूडियो।